वैशाली सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरा इतिहास है इसमें। ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इतिहास के पन्ने जिंदा हो गए हों। पर बात यह है कि वैशाली सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि बल्कि ये एक ऐसा आइडिया है जिसने पूरी दुनिया को राज करने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाया। तो चलिए आज हम सब मिलकर भारत के इसी शानदार इतिहास की कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब भी हम डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के जन्म की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई यूरोपीय शहर, है ना? पर सोचिए, अगर असली जवाब यहीं हमारे बहुत करीब हो और सदियों पुराना हो तो? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर किताबों में हमें एथेंस का नाम मिलता है। करीब 508 ईसा पूर्व यही पढ़ते आए हैं हम। लेकिन इतिहास में ना एक और कहानी है जो कहीं दबी हुई सी है। और मजे की बात यह है कि ये दावा एथेंस से भी पुराना है। और वो कहानी है भारत की धरती पर बसे वैशाली की। जी हाँ, वैशाली, जिसे दुनिया का पहला रिपब्लिक, पहला गणराज्य होने का सम्मान मिला है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एथेंस से भी करीब करीब 100 साल पुरानी बात है, लगभग 600 ईसा पूर्व की। तो ठीक है, दुनिया का पहला गणराज्य, ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। पर क्या ये सिर्फ एक टाइटल था या इसके पीछे सच में कोई सिस्टम भी काम कर रहा था? चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं वैशाली की उस पॉलिटिकल सिस्टम को जिसने उसे इतना रेवोल्यूशनरी बना दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये गणराज्य आखिर था क्या। बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये था लोगों का राज। मतलब यहाँ ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। नहीं, यहाँ सत्ता चुने हुए लोगों के हाथ में थी, जो साथ मिलकर सलाह मशवरा करके फैसले लेते थे। और हाँ, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये एक पूरा फंक्शनल सिस्टम था। सोचकर देखिए, उस जमाने में एक अमात्य परिषद हुआ करती थी जो आज की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की तरह काम करती थी। और एक सभा भवन भी था, बिल्कुल आज की पार्लियामेंट की तरह, जहां ये सारे चुने हुए लोग बैठकर बहस करते थे और राज्य के लिए कानून बनाते थे। कमाल है ना? पर रुकिए, वैशाली की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। ये जमीन सिर्फ डेमोक्रेसी की ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअलिज्म की भी जन्मभूमि रही है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के दो बहुत बड़े धर्मों की धाराएं एक साथ आकर मिलीं। ये संगम वाकई अद्भुत है। सोचिए, एक तरफ तो ये वो पवित्र भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया था, और वहीं दूसरी तरफ यही जगह भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है। मतलब बौद्ध और जैन दोनों ही धर्मों के लिए ये एक बहुत बड़ा, बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। तो ये सब हुआ कब और कैसे? चलिए एक नजर डालते हैं टाइमलाइन पर। एक छोटा सा सफर करते हैं समय में। गणराज्य की स्थापना से लेकर भगवान महावीर के जन्म तक, फिर सम्राट अशोक के स्तंभ, और आखिर में आजाद भारत में एक नए जिले के तौर पर इसकी पहचान बनने तक। तो इतिहास की बातें तो हो गईं, लेकिन आज क्या है? वो धरती, वो लोग आज कैसे हैं? चलिए अब जरा वैशाली की आज की 21वीं सदी की तस्वीर देखते हैं। आज इस ऐतिहासिक जमीन पर करीब 35 लाख लोग रहते हैं। ये 2011 के आंकड़े हैं, तो अब तो और भी ज्यादा होंगे। सोचिए, जिस धरती ने दुनिया का पहला रिपब्लिक देखा, आज वो इतनी बड़ी आबादी का घर है। अब अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ एक दिलचस्प और थोड़ी सोचने वाली तस्वीर सामने आती है। मर्दों में लिटरेसी रेट करीब 76% है, लेकिन महिलाओं में ये 56% है। ये जो गैप है, ये बताता है कि तरक्की तो हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ सामाजिक चुनौतियां हैं जिन पर काम करना बाकी है। वहाँ के लोग अक्सर वैशाली को धान और गन्ने की भूमि कहते हैं, और ये एक लाइन ही यहाँ की इकोनॉमी का पूरा सार बता देती है। जमीन बहुत उपजाऊ है और यही लाखों लोगों की जिंदगी का, उनकी रोजी रोटी का आधार है। तो फिर यहाँ का इकोनॉमिक इंजन चलता कैसे है? देखिए, एक तरफ तो पारंपरिक खेती है, धान, गेहूं, गन्ना, इसके लहलहाते खेत, और वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर जैसा शहर है जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल और ट्रेड हब बनकर उभर रहा है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज हैं, और तो और ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी यहीं है। मतलब परंपरा और मॉडर्निटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स देखने को मिलता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। क्या वैशाली का इतना शानदार अतीत, इसका ग्लोरियस पास्ट, इसके भविष्य की राह तय कर सकता है? चलिए देखते हैं कि इसकी विरासत और इसके भविष्य की कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। देखा जाए तो आज वैशाली एक दो राहे पर खड़ा है।
एक तरफ बाढ़ जैसी मौसमी परेशानियां हैं, खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता है, ये सब चुनौतियां हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है अपॉर्चुनिटीज। इसके इतिहास में ही ग्लोबल टूरिज्म की, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की और गंगा किनारे इको टूरिज्म की अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? शायद जवाब वैशाली की अपनी ही विरासत में है। बौद्ध सर्किट और जैन तीर्थ स्थलों को और बेहतर बनाना, मिथिला की खूबसूरत कला और हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करना और अपनी डेमोक्रेटिक विरासत को आज के सिविक प्राइड से जोड़ना, ये सब मिलकर इसके भविष्य को वाकई बहुत रोशन बना सकते हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आते हैं। क्या लगभग 2600 साल पहले जन्मा एक लोकतांत्रिक विचार आज भी वैशाली को एक नई दिशा दे सकता है? क्या दुनिया के पहले गणराज्य की ये विरासत इसके आने वाले कल को प्रेरित कर सकती है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।